नमस्कार। भारत की समझ इस वैल्यू एडेड कोर्स के चौथे सप्ताह में आपका स्वागत है। इस सप्ताह का जो मॉड्यूल है उसका नाम है भारत का ऐतिहासिक निर्माण भाग 2। और इस मॉड्यूल के तहत आज का ये जो पहला व्याख्यान है, इस व्याख्यान में हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक पे, जिसका नाम है संगम काल एवं चोल चेर और पांड्य वंश। तो ये जो शीर्षक है, इसकी अगर पृष्ठभूमि को हम देखें तो हमने अब तक जो है जो उत्तर भारत में जो प्रमुख राजवंश रहे हैं उनकी चर्चा की, जिसमें मौर्य राजवंश, उसके बाद के शुंग और कुषाण राजवंश तक की चर्चा हमने की, सातवाहनों की चर्चा की। और अब जो उसी समय का लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर के और 300 ईस्वी तक दक्षिण भारत में जो एक ऐसा काल रहा है जिसे हम दक्षिण भारत का स्वर्णिम युग भी कहते हैं, उसकी बात हम आज इस व्याख्यान में करने वाले हैं। और इसमें जो 3 प्रमुख राजवंश रहे हैं, चोल, चेर और पांड्य, उनकी चर्चा करेंगे। इस पूरे कालखंड को हम संगम काल के तौर पे जानते हैं। और यह जो संगम काल है, ये दक्षिण भारत के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण काल था, जो विशेष रूप से तमिल सभ्यता और उसके प्रारंभिक विकास से जुड़ा हुआ था। तो जो पूरा तमिल रीजन था, उस रीजन में जिस प्रकार की सभ्यता, संस्कृति इस कालखंड में सृजित हुई और जिस प्रकार से प्रफुल्लित हुई, उसे जो है हम संगम काल के रूप में जानते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये काल जो है लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक माना जाता है। यानी उत्तर भारत में इस समय आ, कुछ हद तक जो है मौर्य वंश का शासन आप कुछ समय तक देखते हैं, और उसके पश्चात जो है कई सारे राजवंश जो हैं उनकी उत्पत्ति जो है एक एक करके उत्तर भारत में होती रहती है। पर जो दक्षिण भारत है उसमें एक इस पूरे काल को हम संगम काल के रूप में जानते हैं। तो इस युग का नाम संगम क्यों पड़ा? तो उसका उसके पीछे भी जो है एक कारण यह है कि संगम का अर्थ दक्षिण भारत में सभाओं से लिया जाता है, और उन्हीं के नाम पे जो है इस पूरे कालखंड को हम संगम पीरियड कहते हैं। और ये जो सभाएं हैं, ये सभाएं बेसिकली वहाँ पे तमिल कवियों, विद्वानों और साहित्यकार जो है वो एकत्र होते थे, और तमिल सभ्यता और उससे संबंधित जो साहित्य है उसकी रचना जो है वो किया करते थे। तो वैसी सभाएं, जिन सभाओं के माध्यम से जो है नए साहित्यों का, तमिल साहित्यों का सृजन होता था, उसे जो है संगम कहा जाता है। और इसका अर्थ है सभा या अकादमी। जो मुख्य स्रोत है कि संगम काल में उस समय किस प्रकार का साहित्य, किस प्रकार के समाज, किस प्रकार के उस समय राजवंश जो हैं वो सत्ता में थे, इसके जो प्रमुख स्रोत हैं उसमें से एक है संगम साहित्य, जैसे कि एट्टू टोकई, पुट्टू पाट्टू और टोलक्कपियम। और उसके साथ साथ जो अशोक के शिलालेख हैं, जहाँ चोल, पांड्य और चेर राज्यों का उल्लेख है, वो भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है इस संगम काल से संबंधित जो साम्राज्य है उसके विषय में जानने का। साथ ही जो ग्रीक या रोमन यात्री हैं, उनके वृतांत भी जो है वो इस कालखंड के विषय में बहुत कुछ सूचना देते हैं, जैसे कि टॉलमी, प्लिनी, स्ट्रैबो। और साथ साथ जो पुरातात्विक प्रमाण है, अरिकमेडु के, अलगनकुलम के और कोडूम नाल के इत्यादि, जो बहुत सारी बातें जो है वो हमें संगम काल के संदर्भ में बताते हैं। यदि राजनैतिक स्थिति की बात करें तो संगम युग में जो दक्षिण भारत था उसमें 3 प्रमुख राज्य थे, जिसमें एक था चोल, दूसरा चेर और तीसरा पांड्य। और इनके अतिरिक्त जो है कई सारे छोटे छोटे राज्य जो है वो भी इस समय जो है उस क्षेत्र में कहीं कहीं सृजित हो रहे थे, जैसे अय, कोंगू, आंध्र, तेलु। तो जैसे कि नक्शे पे दिया हुआ है कि चोल जो राज्य है, क्षेत्र है, वो जो इंडियन पेनिनसुला है उसके पश्चिमी क्षेत्र में, जो उसके पूर्वी क्षेत्र में जो है वो एक पूरा राज्य जो है वो फैला हुआ है। उसके साथ साथ जो पांड्य क्षेत्र है वो भी आप देख सकते हैं, जो लगभग श्रीलंका के साथ जो एक तट है उसके साथ जो है वो पूरा राज्य क्षेत्र लगा हुआ है।
चेरा जो है, चेर जो क्षेत्र है, वो मूलतः केरल संबंधित जो राज्य अभी का है, उससे संबंधित जो क्षेत्र है वो चेर साम्राज्य का रहा है। तो इस तरह से ये तीनों जो राजवंश हैं, इन्होंने संगम युग में शासन किया। अब एक-एक करके ये जो 3 राजवंश हैं, इनके विषय में हम कुछ संक्षिप्त समझ विकसित करते हैं। सबसे पहले चोल वंश की चर्चा करते हैं कि इसका उद्भव किस प्रकार से हुआ। तो जो चोल वंश है, ये दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली और दीर्घकालीन राजवंश था। यानी इसकी जो सत्ता है, वो दक्षिण भारत में सबसे लंबे समय तक जो है वो व्यवस्थित रही और बनी रही। और इसका उद्भव मूलतः जो है वो तमिल क्षेत्र, जो कावेरी नदी घाटी का जो क्षेत्र रहा है, उसमें हुआ। और इसने लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 13वीं शताब्दी ईस्वी तक शासन किया। तो ये जो पहले हमने चर्चा की थी, जो संगम पीरियड है, वो तो 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक के काल को हम मूलतः संगम पीरियड कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि उस समय जो है तमिल क्षेत्र में बहुत सारे साहित्यिक सभाएं हुई और उनके माध्यम से साहित्यों का, संगम साहित्यों का जो है एक प्रकार से सृजन किया गया। लेकिन जो उस समय जो राज व्यवस्था थी, अलग अलग जो राजवंश थे उस पूरे क्षेत्र में, वो 300 ईस्वी तक ही नहीं बल्कि उसके आगे भी जो है उन्होंने लंबी सदियों तक जो है वो शासन किया किसी न किसी रूप में। कई बार उनके साम्राज्य छोटे छोटे हो जाते थे, कई बार उनके साम्राज्य जो है बहुत समृद्ध और बहुत बड़े भूभाग पे आधिपत्य के साथ जो है बड़े हो जाते थे। तो जो चोल वंश है, इस वंश का लगभग शासन जो है हम 13वीं शताब्दी या ईस्वी तक जो है देखते हैं। जो चोलों का इतिहास है, 2 भागों में विभाजित है। एक है प्राचीन चोल, जिसे हम संगम चोलाज कहते हैं। संगम चोलाज इसलिए क्योंकि ये जो चोल है, ये प्रारंभिक चोल रहे हैं और जो शुरुआती जो समय रहा है संगम काल का, उस दौरान जो है इस चोल राजवंश की सत्ता जो है वो उस क्षेत्र में बनी रही। और जो काल था 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक का। उसके पश्चात एक और जो चोल रहे, उन्हें हम मध्यकालीन चोल कहते हैं, जो इंपीरियल चोलाज के नाम से भी जानते हैं। और उनकी सत्ता जो है बाद में 9वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक जो है दक्षिण भारत के क्षेत्र पे बनती है। मूलतः होता यह था कि जैसे कोई एक बड़ा साम्राज्य है, राजवंश है, उसने 1 सदी या 2 सदी तक जो है शासन किया है। फिर किसी आक्रमण या किसी प्रकार के अन्य कारणों के कारण जो है वो राजवंश जो है या तो पतन के माध्यम से जो है बहुत छोटा हो जाता था। और फिर कुछ समय पश्चात जो है यदि उस राजवंश से संबंधित कोई वैसी स्थिति बनती थी, तो उस राजवंश के बहुत बड़े विभाग पे भी जो है आधिपत्य पुनः सुनिश्चित हो जाता था। तो उसी तरह से चोलाज जो है, उनकी भी ऐसी ही कहानी रही है। शुरुआत में बहुत बड़े राजवंश के तौर पे रहे हैं, फिर उसके पश्चात कुछ समय तक जो है वो धीरे धीरे क्षीण होते गए। और पुनः जो है 9वीं जो शताब्दी है, उस शताब्दी में चोलों का फिर से जो है उद्भव होता है, जो 13वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के एक बड़े भूभाग पे शासन करते हैं। तो प्राचीन चोल और मध्यकालीन चोल। जो प्राचीन चोल रहे हैं, उनका परिचय यदि देखें तो उनका जो क्षेत्र रहा है वो कावेरी नदी के तटीय भाग में, वर्तमान जो तिरुचिरापल्ली है या तंजावुर है या कावेरीपट्टनम क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पे उनका आधिपत्य था। जो उनकी राजधानी थी वो थी उरैयूर, और बाद में उन्होंने इस राजधानी को कावेरीपट्टनम, जिसे पुहार कहते हैं, वहां ले गए। और जो प्रमुख शासक रहे हैं प्राचीन चोल के, उसमें करिकल चोल सबसे प्रसिद्ध संगमकालीन शासक के तौर पे उन्हें जाना जाता है। जो करिकल है, वो उनकी जो उपलब्धियों की यदि हम चर्चा करें तो उन्होंने कावेरी नदी पे बांध का निर्माण किया, जो आज भी बहुत ही उपयोगी है। साथ ही उन्होंने मजबूत प्रशासन और व्यापारिक नीति अपनाई, रोम और मिस्र से व्यापार संबंध स्थापित किए और उत्तरी श्रीलंका है वहां तक अपने साम्राज्य को फैलाया। जो चोल राजवंश रहा है प्राचीन, उसका यदि पतन देखें तो संगम काल के अंत तक चोल सत्ता कमजोर हो गई थी और बाद में पल्लवों के अधीन जो है ये सत्ता चली गई, जिसके कारण चोल राजवंश का पतन हो जाता है। उसका क्षीण जो है ना, एक प्रकार से पूरा राजवंश जो है वो क्षीण हो जाता है। चोल वंश की यदि प्रशासनिक व्यवस्था को देखें तो उनका शासन जो है वो एक संगठित और कुशल प्रशासनिक तंत्र के लिए प्रसिद्ध था। ग्राम सभाएं भूमि, जल, कर, न्याय आदि का संचालन करती थीं। नौकरशाही संगठित थे,
जैसे मंत्री, सेनापति, खजांची, लेखाकार आदि। और प्रशासनिक इकाइयों की चर्चा करें जैसे कि इस सूची में दिया गया है, तो जो राजा होता था वो सर्वोच्च शासक और देह स्वरूप माना जाता था, देव स्वरूप माना जाता था। यानी जो राजा है वो एक प्रकार से इनकारनेशन ऑफ गॉड के तौर पे, किसी देव के इनकारनेशन के तौर पे उसको संबोधित किया जाता था। इसलिए राजा की जो स्थिति थी वो केवल एक व्यक्ति की स्थिति नहीं थी, बल्कि वो एक देवता के तौर पे जो है, एक दैवीय शक्ति के तौर पे जो है उसको राजसत्ता में स्थापित किया जाता था। तो राजा सर्वोच्च शासक देव स्वरूप माना जाता था। दूसरा मंडल, जो बड़े प्रांत होते थे, उदाहरण के लिए चोल मंडलम और इस तरह के कई सारे मंडल। उसी के साथ जो दूसरी प्रशासनिक इकाई थी वो थी वलनाडु, जिसे मंडल का उप विभाग कहते थे। और सबसे उसके नीचे की जो प्रशासनिक इकाई थी उसे नाडु कहते थे, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र। और फिर नाडुओं के अंदर जो है ग्राम सभाएं होती थी, जिसे हम सभा, उर या नागरम कहते थे। जैसे तंजावुर नाम आपने सुना होगा, तो उसमें जो उर शब्द है, या तमिलनाडु आपने नाम सुना होगा, तो उसमें जो नाडु शब्द है, इस तरह कई सारे शब्द बाद में आकर के बहुत सारे शहरों के, बहुत सारे बड़े भूभाग का क्षेत्र का जो नाम जो है वो इसी तरह के शब्दों के उपसर्ग या प्रत्यय के मिलने के कारण जो है वो बना हुआ था। तो जो ग्राम सभाएं थी वो स्थानीय स्वशासन की मूल इकाई के तौर पे काम करती थी। तो राजा, मंडल, वलनाडु, नाडु और ग्राम सभा। कला, स्थापत्य और संस्कृति की बात करें कि इस राजवंश के माध्यम से क्या क्या हुआ, तो हम देखते हैं कि जो वास्तुकला है उसमें द्रविड़ शैली का उत्कर्ष जो है वो हम इस समय देखते हैं। जो प्रमुख मंदिर हैं उसमें बृहदीश्वर मंदिर, या जिसे राज राजेश्वर मंदिर कहते हैं, तंजावुर में है, जिसे राजराज प्रथम ने बनाया। गंगई कोंड चोलपुरम भी जो है वो एक अन्य मंदिर है जिसे राजेंद्र प्रथम ने बनाया। ऐरावतेश्वर मंदिर है जो दरासुरम ने बनाया, जिसे राजराज द्वितीय कहते हैं। और विशाल गोपुरम, मंडप, नंदी मंडपम आदि जो है वो इन मंदिरों के प्रमुख जो है वो विशेषताएं रही हैं। यानी मंदिर बीच में और उसके बाद जो है उसका एक बहुत बड़ा गोपुरम के तौर पे उसका द्वार बनाना, ये सारी जो स्थापत्य कलाएं हैं, वास्तुकला है, उस वास्तुकला का प्रयोग जो है वो इस शासन व्यवस्था में देखने को मिलती है। फिर जो मंदिर है वो केवल पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि शिक्षा, संगीत, नृत्य और प्रशासन के केंद्र के तौर पे भी जो है उनको देखा जाता था। उसमें इन सब से संबंधित गतिविधियों को भी आयोजित किया जाता था। संस्कृति की बात करें तो जो तमिल साहित्य का उत्कर्ष है, जैसे कंबन, जयंकोंडन, सेक्की कलार जैसे जो कवि रहे हैं, उन कवियों का भी जो है काल जो है वो इसी शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। और उनका जो संरक्षण है वो इस व्यवस्था के चोल राजवंश के माध्यम से जो है देखा जा सकता है। जो शैव और वैष्णव भक्ति आंदोलन है वो भी इस चोल राजवंश के माध्यम से उसको काफी कुछ जो है संरक्षण प्राप्त हुआ। और जो नृत्य कला है, विशेषकर भरतनाट्यम शैली, उसका विकास भी जो है हम इसी समय में देखते हैं। उसके साथ साथ यदि अर्थव्यवस्था की बात करें तो जो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है, जैसे कावेरी डेल्टा में धान की खेती आदि, ये वहां उस समय होती थी। जो व्यापारिक केंद्र थे जैसे कावेरी पट्टनम, नागपट्टनम, तंजावुर, ये प्रमुख थे और बहुत ही प्रसिद्ध थे। समुद्री व्यापार चीन, अरब, श्रीलंका, मलय, इंडोनेशिया, रोम तक फैला हुआ था। और सिक्कों पर तिरुमुरई और शासकों के नाम अंकित होते थे। चोल साम्राज्य की सेना के संदर्भ में यदि चर्चा करें तो वो बहुत ही शक्तिशाली थल सेना, नौसेना और घुड़सवार सेना के साथ जो है सुसज्जित एक पूरा साम्राज्य था। साथ साथ जो नौसेना थी उसने श्रीलंका, सुमात्रा, मलय, वर्मा तक अभियान चलाए और उनको अपने क्षेत्र में मिलाया और कई स्थानों पे जो है आधिपत्य किया। जो समुद्री शक्ति थी उसके बल पर दक्षिण पूर्व एशिया में इस चोल साम्राज्य ने एक बृहत भारतीय संस्कृति का प्रसार किया, जो उसका हमारे देश के संस्कृति को बाहर फैलाने में इसके योगदान के तौर पे देखा जा सकता है। जो चोल साम्राज्य है उसके पतन की चर्चा करें
तो जो लगातार युद्ध होते रहे चोल साम्राज्य का उस समय के अन्य राजवंशों के द्वारा के साथ, जैसे कि पांड्या, चालुक्य या होयसल के साथ, उसके कारण जो है इस साम्राज्य को कई बार क्षति पहुंची और धीरे धीरे इसकी जो शक्ति है वो शक्ति जो है वो कम होती गई। जो उत्तराधिकार के झगड़े हैं, राज परिवार में गृह युद्ध होना, अलग अलग जो उसके क्लेन्स हैं, क्लेन्स के बीच में जो है वो लड़ाई होना, उसके कारण भी जो है ये साम्राज्य धीरे धीरे जो है वो कमजोर हुआ। जो वित्तीय बोझ है, जैसे विशाल सेना और निर्माण कार्यों पे अत्यधिक व्यय, उसके कारण भी जो उनकी वित्तीय शक्ति है साम्राज्य की, उसमें उसके कारण भी जो है लगता है कि धीरे धीरे जो है जब उस प्रकार की शक्ति जो है कम होती गई, तो चोल साम्राज्य भी जो है अंदर से धीरे धीरे खोखला होता गया और अंततः वो समाप्त हो गया। जो पांड्य और होयसल थे, उनका उदय भी एक कारण के तौर पे देखा जा सकता है कि चोल साम्राज्य जो है वो क्यों उसका पतन होता है। और जो 1267 ईस्वी है, उसके बाद चोल सत्ता समाप्त हो गई और पांड्यों ने दक्षिण भारत पर नियंत्रण कर लिया। इस प्रकार जो हम देखते हैं कि चोल साम्राज्य का एक जो सूर्य है वो दक्षिण में अस्त हो जाता है। अब बात करते हैं चेर वंश की। तो ये जो चेर वंश है, ये दक्षिण भारत का एक प्राचीन तमिल राजवंश था, जिसने मुख्यतः वर्तमान केरल और पश्चिमी तमिलनाडु के क्षेत्रों पर शासन किया। संगम युग जो रहा है उसमें चेल, चोर और पांड्य, ये तीनों तमिल वंश के एक साथ दक्षिण भारत की सांस्कृतिक और राजनैतिक पहचान के तौर पर उभरे थे। और जो चेर शब्द है वो तमिल के चेरल से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है जो पहाड़ी या वन क्षेत्र पर शासन करे। तो आप देखेंगे जो इनका जो शासन क्षेत्र था केरल के क्षेत्र में, जिसमें बहुत सारे जो है वो पहाड़ी क्षेत्र भी रहे हैं और उन सब क्षेत्रों पे इनका शासन रहा, तो उसी से इनका जो वंश का जो नाम है उस नाम की उत्पत्ति होती है, जिसे हम चेर कहते हैं, और जिसका शाब्दिक अर्थ है वैसा राजवंश जो पहाड़ियों पे या वनों क्षेत्रों पे शासन करे। तो जो चेर है उनका उल्लेख अशोक के शिलालेख में केरल पुत्र के रूप में मिलता है, और चेर वंश को कभी कभी केरल वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आधुनिक जो केरल राज्य है उसका नाम इन्हीं से निकला है। चेर वंश में दक्षिण भारत को समुद्री व्यापार का स्वर्ण युग के तौर पे जो है लाने का जो है एक श्रेय दिया जाता है। उन्होंने तमिल साहित्य और संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और आधुनिक जो केरल है उस राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नींव भी जो है वो इन्हीं के शासन काल में पड़ा। और साथ साथ जो संगम साहित्य है उसमें चेर शासकों ने धर्मप्रिय, न्यायप्रिय और कवि प्रिय के रूप में जो है अपनी ख्याति को प्रसारित किया। चेर वंश के प्रमुख राजधानियों और नगरों की चर्चा करें तो जो प्रारंभिक चेर रहे हैं उनकी राजधानी वांजी थी, जिसे करूर कहते हैं, और ये वर्तमान स्थान जो है तमिलनाडु का करूर जिला में अवस्थित था। बाद में के काल में जो है चेर की राजधानी जो है वो कोंडुगलूर हो जाती है, जो वर्तमान में केरल के तटीय क्षेत्र में है। और जो मध्यकालीन काल रहा है यानी बाद का काल रहा है, उसमें चेरों की जो राजधानी है वो महोदयपुरम, जो आधुनिक तिरुचिरापुरम है, वो बन जाती है। चेर वंश का अगर राज्य का भौगोलिक विस्तार देखें तो पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है वो केरल, कोयम्बटूर, करूर, एरंडलम और मुजिरिस तक जो है वो भौगोलिक क्षेत्र जो है वो फैला हुआ था। पूर्व में पश्चिमी घाट तक और पश्चिमी में अरब सागर तक इनका विस्तार देखने को मिलता है। और जो प्रमुख नदियां थी जो इनके पूरे क्षेत्र या पूरे भौगोलिक भूभाग से गुजरती थी, उसमें पेरियार, भारतपुजा और पंपा थी। और साथ साथ जो प्रसिद्ध बंदरगाह थे उसमें मुजिरिस, टोंडी, कावर, इस प्रकार के बंदरगाह थे जो रोम, मिस्र और अरब देशों से व्यापार करते थे। चेर वंश का साम्राज्य विस्तार और सैन्य नीति के विषय में अगर हम देखें तो चेर वंश ने प्रारंभ में तमिल पश्चिमी घाट क्षेत्र को संगठित किया। बाद में उनके साम्राज्य की सीमा जो है वो उत्तर में नीलगिरी पर्वत तक और दक्षिण में कन्याकुमारी तक पहुंच गई, और पश्चिम में वो अरब सागर तट तक जो है वो अपने आप को उन्होंने प्रसारित किया।
उन्हें मजबूत जो है स्थलीय और नौसैनिक शक्ति विकसित करने के लिए भी जाना जाता है। और चेरों का जो उद्देश्य था वो क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना, और साथ साथ इसलिए वे अक्सर चोल और पांड्य के बीच राजनयिक भूमिका निभाते हुए भी उनकी जो भूमिका है वो देखने को मिली है। जो चेर वंश है, इस दौरान यदि आर्थिक स्थिति और व्यापार की बात करें तो जो आंतरिक अर्थव्यवस्था थी वो मूलतः कृषि, मसाला उत्पादन और नारियल उत्पादन आदि जो है प्रमुख कार्य पे निर्धारित थी या आधारित थी। उसके साथ साथ जो पहाड़ी इलाकों में हाथी दांत और लकड़ी का व्यापार होता था वो भी उनके आंतरिक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ था। जो बाहरी व्यापार है उसमें रोम, मिस्र, अरब और दक्षिण पूर्व एशिया से जो व्यापार होते थे वो चेर राजवंश द्वारा किए जाते थे। जो प्रमुख बंदरगाह थे वो मुजरिस, टोडी और कावर। व्यापारिक वस्तुओं में मसाले, हाथी दांत, मोती, रेशम, सोना, कपड़ा और रोमन सिक्के और चीनी मिट्टी के बर्तन के प्रमाण भी जो है हम देखते हैं कि चेर वंश से के संदर्भ के समय का अरिकमेडु और मुजरिस से मिले हैं। कला, स्थापत्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी जो है चेर वंश की अपनी अनूठी स्थिति है। चेर वंश के काल में द्रविड़ वास्तुकला की प्रारंभिक झलक देखने को मिलती है और पत्थरों पर उत्कीर्ण शिलालेख, मंदिरों के प्रारंभिक रूप और लकड़ी की मूर्तियों भी जो है वो चेर वंश से प्रसिद्धि प्राप्त करती हैं। देवी कन्नगी की पूजा को संस्थागत रूप भी जो है वो चेर वंश के शासन काल में मिला। साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में तमिल संगम साहित्य का बड़ा भाग जो है वो चेर दरबारों में रचा गया। कवियों जैसे परनार, कापनर, मुत्तोलयार, कवि पेरुम्मलार ने चेरों की प्रशंसा में कविताएं लिखी। सिलप्पदिकारम, जिसे इंगलो अडिगल द्वारा लिखा गया, जो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है सिलप्पदिकारम, यह चेर संस्कृति और समाज की झलक प्रस्तुत करता है। और धर्म के क्षेत्र में देखें तो प्रारंभिक रूप में प्रकृति पूजा, बाद में शैव और वैष्णव भक्ति का प्रभाव भी जो है वो चेर शासन काल में देखने को मिलता है। और समाज में स्त्रियों को बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त था, जैसे कवियत्री अवैयार जो बहुत ही प्रसिद्ध रही चेर राजवंश के शासन काल में। उसके साथ साथ जो चेर वंश है उसकी प्रशासनिक व्यवस्था देखें तो राजा सर्वोच्च था, परंतु मंत्री परिषद से परामर्श जो करना जो है वो उसकी एक विशेषता थी। राज्य का विभाजन यदि देखें तो नाडु, कुर्रम और उर इसमें होता था। और जो कर प्रणाली विकसित थी चेर राजवंश में उसमें कृषि, बंदरगाह शुल्क, व्यापार आदि कर लिए जाते थे। सेना में हाथी और रथों का विशेष उपयोग होता था। चेर वंश के पतन की बात करें तो लगातार युद्ध जो चोल और पांड्य से संघर्षों के कारण होता रहा, उसके कारण जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे कमजोर हुआ। जो राजवंशीय कला है उत्तराधिकारों का वो भी जैसे अन्य राजवंशों में था वैसा चेर राजवंश में भी जो है वही स्थिति देखने को मिलती है। जो व्यापारिक मार्ग रहे हैं उनका परिवर्तन, जैसे अरब व्यापारियों के बढ़ते प्रभाव से रोम भारत का जो व्यापार था वो कम हो गया। और साथ साथ जो पल्लव और चालुक्य वंश का जो उदय हुआ और इनसे जो प्रतिस्पर्धा होने लगी चेरों की, उसके कारण उनकी राजनीतिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर हुई। और बाद में जो प्राकृतिक आपदाएं आए या समुद्री परिवर्तन हुए, जैसे मुजरिस जैसे बंदरगाह धीरे धीरे लुप्त हो गए, इसके कारण भी चेर वंश की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हुई और जो उसके पतन का कारण बना। 13वीं शताब्दी तक चेर शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई ऐसा देखने को मिलता है। और बाद में इनके क्षेत्र में चेरा पेरुमल और फिर कोलाथू नाडु जैसे छोटे राज्य आगे निकल करके आते हैं। अब जो पांड्य वंश है उसके विषय में चर्चा करते हैं। जो पांड्य वंश है वो दक्षिण भारत का अत्यंत प्राचीन तमिल राजवंश था, जिसने मुख्यतः तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र पर शासन किया। और यह चोल और चेर के साथ संगम युग के 3 प्रमुख राजवंशों में से एक रहा है। इसकी राजधानी मदुरई थी जो प्राचीन काल से ही तमिल संस्कृति, व्यापार और साहित्य का केंद्र था। मदुरई क्षेत्र जो शहर है वो आज भी बहुत ही समृद्ध और कला साहित्य के लिए विशेष रूप से जो है उसको जाना जाता है। जो पांड्य शब्द है उसका अर्थ है प्राचीन या पुरातन, तो संभवतः यह सबसे प्राचीन तमिल राज्य को इंगित करता हुआ शब्द जो है वो मिलता है। और इनका उल्लेख जो है वो अशोक के शिलालेखों में
में पांड्य, चोल और चेर राज्यों के रूप में मिलता है। और यूनानी और रोमन ग्रंथों जैसे मेगास्थनीज, टॉलमी और प्लिनी द्वारा जो लिखे गए हैं उनमें भी पांडियन या पांडिये के रूप में इनका उल्लेख जो है किया गया है। जो पांड्य वंश है इसका जो भौगोलिक विस्तार देखें तो मुख्य क्षेत्र दक्षिणी तमिलनाडु था, जिसमें मदुरई, तिरुनेलवेली, डिंडीगुल और रामनाथपुरम जैसे जो नगर थे या ये बड़े भूभाग थे वो आते थे। साथ में इसकी जो राजधानी है वो मदुरई थी। जो इसके प्रमुख बंदरगाह थे वो थे कोरकई और बाद में थुथुकुडी। और जो प्रमुख नदियां थी उसमें वैगई और तामिरापर्णी जो है वो प्रमुख थी। पांड्य वंश का प्रमुख कालखंड देखें तो जो प्रारंभिक संगम कालीन जो पांड्य थे वो 300 ईस्वी से ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक उनकी अवधि थी। जो संगम साहित्य, साहित्यिक उत्कर्ष और समुद्री व्यापार के लिए उन्होंने वो प्रसिद्ध रहे। बाद में मध्यकालीन पांड्य जो है वो 7वीं से 10वीं सदी तक जो है उन्होंने शासन किया, लगभग 600 ईस्वी से लेकर 950 ईस्वी तक। और पल्लव और चोलों से संघर्ष जो है इस काल में जो है वो उनका सबसे ज्यादा रहा। और बाद में जो उत्तरकालीन या साम्राज्यवादी पांड्य रहे वो 12वीं से 14वीं शताब्दी तक उनका शासन देखने को मिलता है। उस समय जो है स्वतंत्र शक्ति का उनका पुनरुत्थान होता है, श्रीलंका पर उनके प्रभाव को जो है देखा जा सकता है और बाद में धीरे धीरे उनका पतन भी होता है। साम्राज्य विस्तार के तौर पे देखें तो प्रारंभिक काल में पांड्य राज्य मदुरई केंद्रित था। मध्यकाल में यह विस्तार पल्लव और चोल क्षेत्रों तक हुआ। उत्तरकालीन काल में यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया और श्रीलंका, मालाबार तट और कभी कभी कावेरी डेल्टा तक का नियंत्रण जो है वो पांड्य वंश के माध्यम से देखने को मिला है। जो इसके प्रसिद्ध इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को यदि हम देखें तो राजा को मदुरई इलामन कहा जाता था और न्याय व्यवस्था में धर्म सर्वोच्च माना जाता था। प्रशासनिक इकाइयों के तौर पे देखें तो राजा सर्वोच्च सत्ता, मंत्री परिषद जो है वो प्रशासन और न्याय में सहयोगी, मंडल, वलनाडु और नाडु इसके प्रशासनिक इकाइयां और ग्राम सभा जो है वो स्थानीय सभा जैसे कर वसूलना, न्याय देना, सिंचाई करना इत्यादि का जो है कार्य देखती थी। पांड्य वंश की आर्थिक स्थिति और व्यापार की चर्चा करें तो कृषि, विशेषकर धान की खेती मुख्य आधार था। पशुपालन, मोती, मछली पकड़ना, हस्तशिल्प, बुनाई प्रसिद्ध थी। और बाहरी व्यापार को देखें तो रोमन, यूनान, मिस्र और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करना, बंदरगाह में कोरईकरी, टोंडी, कावेरीपट्टनम, अरिकामेडु। निर्यात यदि देखें तो मोती, हाथी दांत, कपड़ा, मसाले, सोने और रोमन सिक्कों और विदेशी वस्तुओं को पुरातात्विक प्रमाण भी जो है वो इस वंश से संबंधित मिलते हैं। पांड्य वंश की कला, स्थापत्य और संस्कृति में देखें तो पांड्य काल में द्रविड़ शैली के मंदिरों का बहुत ही विस्तार से जो है विकास हुआ। जो प्रमुख निर्माण है यदि उनमें चर्चा करें तो मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर जो मदुरई का मंदिर है और यह मूलतः पांड्य काल में बना। कुडल अडगल मंदिर जो है मदुरई में वो भी इसी काल में बना। कुलशेखर मंदिर, त्रिचेंदुरुर मुरुगन मंदिर, मंदिरों में विशाल गोपुरम, नंदी मंडप और पत्थर की उत्कृष्ट मूर्तियों को भी जो है हम इनके मूलतः स्थापत्य कला से जोड़ के देख सकते हैं। और जो संस्कृति साहित्य में देखें तो तीसरे संगम जो रहा है वो पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ। कवि अवैयार, पारनार, कापनार, मंगुड़ी, मरुधनार आदि पांड्य दरबार में से जुड़े हुए रहे। और तमिल साहित्य के एट्टू टोटोकई और पट्टू पाट्टी ग्रंथों में पांड्यों की प्रशंसा भी जो है वो देखने को मिलती है। पांड्य वंश की एक शक्तिशाली थल सेना और नौसेना थी। हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल सैनिकों की बड़ी बड़ी टुकड़ियां थी। चोलों और चेरों से अनेक युद्ध जो है वो पांड्यों द्वारा लड़े गए और उत्तर काल में श्रीलंका और मालाबार तट पर भी इन्होंने अभियान चलाया। पतन के कारण देखें तो लगातार युद्ध रहे जो चोल, चेर और होयसलों से संघर्ष के कारण था। आंतरिक कलह भी था, विदेशी आक्रमण भी हुए। जैसे 1311 ईस्वी में मालिक कफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था उसने मदुरई पर आक्रमण कर पांड्य राजधानी को लूटा। इससे साम्राज्य का अंत भी हुआ और आर्थिक संकट जैसे निरंतर युद्ध और लूट मार ने भी जो है इस साम्राज्य को धीरे धीरे कमजोर बनाया। 14वीं शताब्दी तक पांड्य राज्य की पूरी तरह से समाप्ति हो जाती है और मदुरई जो है वो सल्तनत की स्थापना हो जाती है। पांड्य वंश की उपलब्धियों की चर्चा करें तो जो राजनीतिक अगर इसका उपलब्धि देखें तो इसने दक्षिण भारत को एकता में बांधा, श्रीलंका तक प्रभुत्व को बढ़ाया, साहित्यिक
तौर पे देखें तो तीसरे संगम का आयोजन जो है वो इस वंश की देन है और कवियों को संरक्षण भी इसने किया। आर्थिक तौर पे इसने रोम और अरब देशों से समुद्री व्यापार को प्रसारित किया। कला के क्षेत्र में देखें तो जो मीनाक्षी मंदिर है और उस जैसे कई द्रविड़ स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण जो है इस राजवंश के माध्यम से इस काल में देखने को मिलते हैं। और जो प्रशासनिक तौर पे देखें तो स्थानीय स्वशासन प्रणाली जो है उसके विकास को भी जो है हम पांड्य वंश के शासन काल में देख सकते हैं। ग्राम सभाओं के महत्व के संदर्भ में इनकी अपनी एक अलग ही परिपाटी थी, जिसके कारण जो है ग्राम सभाओं में भी बहुत सारे कार्य जो है या प्रशासनिक कार्य जो है वो संपादित होते थे। चोल, चेर और पांड्य वंशों का तुलनात्मक अध्ययन देखें तो इसका एक विस्तृत टेबल जो है वो स्क्रीन पे है, जिसमें भौगोलिक क्षेत्र, राजधानी, प्रमुख शासक, शासनकाल, शासन प्रणाली, प्रशासनिक विशेषताएं, सैन्य शक्ति, साम्राज्य विस्तार, आर्थिक स्थिति, बंदरगाह क्या क्या थे, इस तरह के कई सारे जो प्रमुख बिंदु है उन बिंदुओं से के संदर्भ में चोल वंश में क्या था, चेर वंश में क्या था और पांड्य वंश में क्या था, इनकी एक जो है तुलनात्मक जो है वो टेबल जो है यहाँ दिया गया है। आप इसका ध्यान कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। अब इस शासनकाल में ये तो थी उनके राजवंश की बात कि उस समय किस प्रकार के शासक वंश जो है वो इस काल में कार्य कर रहे थे। अब विशेष रूप से बात करते हैं संगम साहित्यों का, क्योंकि इस पूरे काल को 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक के काल को हम संगम काल कहते हैं। और इस दौरान जो ये शब्द है वो किस प्रकार से लोकप्रिय हुआ और इससे संबंधित साहित्य क्या रहे हैं उसकी चर्चा जो है एक संक्षेप रूप में हम आगे करने जा रहे हैं। तो जो ये संगम है वो शब्द तमिल भाषा के संगमम से बना है, जिसका अर्थ है सभा या अकादमी। अब यह साहित्य जो है प्राचीन तमिल विद्वानों और कवियों द्वारा रचित काव्य संग्रहों का समूह रहा है और संगम काल लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता रहा है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं और यह दक्षिण भारत विशेषतः तमिलनाडु की सबसे प्राचीन साहित्यिक परंपरा रही है। संगम काल के अगर काल विभाजन को देखें तो परंपरा के अनुसार यह 3 संगम सभाओं के तौर पे माना जाता है। जो प्रथम संगम है वो मदुरई के दक्षिण समुद्र तट पर मिथक रूप से ऐसा माना जाता है, वो बहुत पहले हुआ। अनुमानित जो है ना, बहुत काल्पनिक तौर पे जो है ना, जिसका कोई साहित्यिक जो है प्रमाण नहीं है। जो द्वितीय संगम है वो कपाटपुरम 300 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच में हुई, जिसके अंतर्गत आंशिक रचनाएं जो हैं वो जिसकी कुछ बची हुई हैं। और मूलतः जो तीसरा संगम रहा है जो मदुरई में हुआ 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच में, उसके संबंधित जो साहित्य रहे हैं उस समय, जो उस कालखंड में जो साहित्य लिखे गए वो संरक्षित ग्रंथ के रूप में जो है और वास्तविक प्रमाण के तौर पे जो है उस शासन काल या उस समय की जो व्यवस्था थी उसके विषय में जो है वो बेहतर तरीके से बताते हैं और उनमें से अधिकतर साहित्य जो है वो संरक्षित भी किए गए। संगम साहित्यों को 2 मुख्य भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है एट्टू तोकई जिसे 8 संग्रह कहते हैं और दूसरा है पट्टू पाट्टू जिसे 10 गीत के रूप में, जिसका शाब्दिक अर्थ है उसके रूप में उसे बांटा गया। और उसके साथ साथ कुछ अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ भी जो है वो संगम साहित्यों के रूप में देखे गए। जो ये एट्टू टोकई है इसमें 8 प्रमुख काव्य संग्रह हैं, जैसे आहनाथिनय, पुरनानुरु, कुरुनथोकय और नतित्रेनय और एंगुरुनुरु और परिपाडल आदि। और इसका जो मुख्य विषय रहा है इस पूरे 8 संग्रहों का वो है प्रेम, युद्ध, वीरता, प्रकृति जैसे विषय। अब जो पुट्टू पाट्टू है जो 10 गीत हैं उसे हम मदुरई कांजी, पोर्थीरुप्पु जैसे ग्रंथों में देख सकते हैं और इनका भी जो विवरण मिलता है वो मूलतः जो है वीरता, धर्म, समाज और राज्य से संबंधित मिलता है। और अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं तुलक्कपियम जो व्याकरण और काव्य शास्त्र का ग्रंथ है और उसके साथ साथ पेरुम्बाण रूपदई और सिलप्पदिकरम और मणि मेखलाई, ये भाषा, समाज और संस्कृति पर जानकारी देने वाले प्रमुख ग्रंथ जो है रहे हैं जो संगम काल के दौरान लिखे गए। संगम साहित्य की जो प्रमुख विशेषताएं रही हैं उसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। तो इसकी ऐतिहासिकता चोल, चेर और पांड्य
वंशों से संबंधित है कि उनका जीवन कैसा था, उनके युद्ध, शासन, समाज और संस्कृति का जो यथार्थ चित्रण है वो इस संगम साहित्यों में मिलता है। संगम साहित्यों में यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया, जैसे कवियों ने प्रकृति, प्रेम, युद्ध, वीरता, समाज और स्त्री की भूमिका का सजीव चित्रण किया और कल्पना कम और यथार्थ की बात उन्होंने इसमें ज्यादा की। विषय विविधता के संदर्भ में भी हम देखते हैं तो संगम साहित्यों में काफी विविध विषय मिलते हैं, जैसे प्रेम और वीरता दो प्रमुख विषय हैं और इन पर आधारित कविताएं जो हैं वो उनकी कई पहलुओं को जो है उन साहित्यों में उकेरा गया है। प्रकृति से गहरे संबंध की भी जो है एक छवि जो है वो संगम साहित्यों में देखने को मिलती है। धर्म और आस्था के संदर्भ में भी जो है उनमें कई सारे चर्चाएं मिलती हैं। भाषा और शैली को लेकर के भी, जैसे भाषा शुद्ध प्राचीन तमिल, शैली सरल, संगीतात्मक और भावपूर्ण तरीके से लिखी गई हैं। नारी की समानता के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें महिलाओं का सम्मानजनक चित्रण मिलता है, वह शिक्षित, स्वावलंबी और निर्णयक्षम मिलती हैं। साथ ही सामाजिक जीवन के चित्रण की बात करें तो समाज में विभिन्न वर्गों, व्यवसायों, व्यापार, कृषि, युद्ध जीवन आदि का विस्तृत विवरण जो है वो संगम साहित्य में देखने को मिलता है। नैतिकता और मूल्य की बात भी जो है हमें संगम साहित्य के कई सारे उल्लेखों में देखने को मिलता है, जैसे कविताएं जो है वो मानवता, दया, साहस, त्याग, प्रेम और निष्ठा जैसे मूल्यों से ओतप्रोत है या उन पे लिखी गई हैं। जो साहित्यिक उच्चता है उसके आधार पे भी हम देखें तो संगम साहित्य जो है वो उत्कृष्ट श्रेणी के साहित्य के तौर पे जाने जाते हैं। संगम काव्य के विषय यदि देखें तो एक है अकम और दूसरा है पूरम। अकम मूलतः प्रेम और नारी पुरुष संबंध, भावना, प्रकृति से संबंधित इसमें विषय लिए गए हैं और इसमें भाव जो है वो कोमल और भावनात्मक रहे हैं। पूरम जो है वो बेसिकली वीरता, युद्ध, पराक्रम, दान और नीतियों का है और वीर सामाजिक। तो उस समय का जो समय था उस समय आप देखेंगे कि जो समाज में जिस तरह की भावनाएं जागृत हो रही थी उनके विषय में हम देखते हैं कि ये सारे चीजें हैं। पूरम से संबंधित जो विषय है वो मूलतः जो है राजवंशों की वीरता को एक तरीके से महिमा मंडित करना, उससे संबंधित बातों पे लाया गया। जो प्रमुख कवि और कवित्रियां रहे हैं उसमें अवैयार, कापिलकर, नक्कीरर, मंगोड़ी, बरुधनार और परनार और अय्यरुरु, मुदी, नगरायण आदि जो है वो कवि जो है प्रमुख रहे हैं। संगम साहित्य की जो प्रमुख जानकारी है उसके विषय में हमने चर्चा की, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक। और यदि निष्कर्ष के तौर पे देखें तो इस संगम काल में हम अभी केवल इस समय केवल जो 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक के जो चोल, चेर और पांड्य वंश के जो शासक रहे हैं या उस समय जिस प्रकार से साहित्यिक उद्भव हुआ, उस समय जिस प्रकार के ग्रंथों की रचना की गई, उस समय जिस प्रकार के जो साहित्यों के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से जो है साहित्यों का उद्भव हुआ, इन सब चीजों की चर्चा हमने की। और कुल मिला के आप देखें तो दक्षिण भारत के एक स्वर्णिम काल के तौर पे इस संगम काल को देखा जाता है, क्योंकि उस समय जिस प्रकार के समाज और जिस प्रकार की संस्कृति वहां विकसित हो रही थी उसकी एक अच्छी समझ जो है वो संगम कालीन जो ग्रंथ हैं उनके माध्यम से देखी जा सकती है। और ये भी देखा जा सकता है कि वो जो राजवंश थे इस काल में उनकी समृद्धि कितनी बड़े स्तर पे और कितने बड़े वैश्विक स्तर पे जो है वो बढ़ी थी। जैसे उन्होंने दूर दराज के बहुत सारे देशों के साथ उनके व्यापारिक संबंध थे। उन्होंने जो दक्षिण पूर्व एशिया है उस पे, उसके कई देशों पे उन्होंने आधिपत्य भी किया। और ये केवल एक राजनीतिक आधिपत्य या राजनीतिक विस्तार नहीं था, बल्कि उसके माध्यम से संगम कालीन जो संस्कृति थी उसका विस्तार भी जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर अन्य क्षेत्रों तक पहुंच पाया। तो आज के इस व्याख्यान में इतना ही। पुनः जो है हम अगले व्याख्यान में आगे की चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।